नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर मंत्रों उपरांत यहां तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से ही सम्मानित देवभूमि उत्तराखंड की बेटी यहां पर्वतारोही स्वर्गीय सविता कंसवाल के ही परिजनों के साथ भेंट की और इस दौरान स्वर्गीय सविता कंसवाल के पिता यहां राधेश्याम कंसवाल काफी भावुक नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड समर्पण की भूमि है और इस धरा ने यहां आप देखिए किस तरह से सदैव हमें प्रेरणा देने का काम किया है और प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व यहां पर दिए हैं। सविता और उनका पूरा परिवार भी इस गौरवमयी यात्रा के अभिन्न अंग है। ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि उत्तराखंड की बेटी को साहस और दृढ़ संकल्प के लिए राष्ट्रीय गौरव स्वरूप राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सविता प्रदेश के युवाओं के लिए सदैव यहां प्रेरणा पुंज के रूप में सामने रहेंगी। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बात करें अगर भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें भाजपा की तरफ से दीवार लेखन अभियान भी चलाया गया, जिसमें दीवार पर लिखा गया है कि तीसरी बार यहां मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और भाजपा के इस अभियान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा कानून को ताक पर रखकर यह अभियान चला रही है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि नगर निगम में एक्ट है कि कोई भी व्यक्ति दीवार को मंदा नहीं कर सकता है, यानी कि ये गंदा नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, यानी आप दीवार को बिल्कुल भी गंदा नहीं कर सकते। लेकिन भाजपा कानून के उलट कार्य यहां पर शुरू हो चुके हैं। सारे नियम कानून ताक पे रख करके दीवारों पे लिख रहे हो। डिफेसमेंट एक्ट है नगर निगम में, अगर कोई व्यक्ति दीवारों पर लिखता है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाता है, उसको फाइन किया जाता है। और ये सारी दीवारें अभी करोड़ों रुपया इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर की दीवारों को रंगा, उसमें चित्रकारी करी, उसमें अलग अलग तरह के चित्र बनाए। और अब आप भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल बना रहे हो। क्यों बना रहे हो भाई? आप लिख ही नहीं सकते। डिफेसमेंट एक्ट है, और जब एक एक्ट है, कानून है कि आप दीवारों को गंदा नहीं कर सकते, तो ये लोग शहर की दीवारें जिस पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अभी खर्च किए गए स्मार्ट सिटी के नाम पर, उसको गंदा करने का। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और जिसको लेकर कई कांग्रेसी नेताओं को भी आमंत्रण दिया गया है। लेकिन कई जगहों से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए हैं और वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, जिनमें से एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा भी हैं, जिसको लेकर अब यहां भाजपा में कांग्रेसियों पर हमला करने का काम शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कंथोला ने कहा कि यहां सनातन का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में है। जवाहरलाल नेहरू के एक वाकया का जिक्र करते हुए विपिन कंथोला ने कहा कि कांग्रेस ने अपना डीएनए साबित कर दिया है कि ये गांधी की पार्टी नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। दो 2024 के उत्तराखंड में यहां राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले खिलाड़ियों ने अच्छी सुविधा को लेकर बात कर ली है, क्योंकि सुविधा नहीं मिल पा रही है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी अंधेरे में खेलने को मजबूर हैं, जिसका कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने संज्ञान लिया है। आज वे स्वयं हल्द्वानी मिनी स्टेडियम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों का अधिकारियों के साथ जायजा लिया है। इस दौरान बैडमिंटन खेल रहे खिलाड़ियों से भी उन्होंने बातचीत की है, जहां उन्हें पता चला कि बैडमिंटन खेलने के दौरान अक्सर बिजली चली जाती है और ये अंधेरे में रह जाते हैं, जिस पर उन्होंने खेल विभाग की अधिकारी पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए खिलाड़ियों से जब बातचीत की है तो खिलाड़ियों ने कहा कि पिछले 5 महीने से जनरेटर नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में अक्सर खेल के वक्त लाइट चली जाती है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तत्काल जनरेटर समय से चलने के निर्देश दे दिए हैं और खेल विभाग के अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। देखिए, पहले तो जो ये माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में एक्चुअली ये धनराशि आई है और इसमें जो काम की प्रोग्रेस है ये अच्छी है। जो घास का काम है वो हो चुका है, अंदर जो जालियां लगनी थी वो भी लग चुकी हैं, जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं वो लग चुके हैं, ड्रेनेज सिस्टम अंदर का बन चुका है। पवेलियन पे खाली शेड पे काम है, वो हो रहा है। बाहर जो ट्रैक बनना है उस पर काम होना है।
ये तो उसकी पहली पार्ट थी जो संतोषजनक है। दूसरा पार्ट है, मुझे संज्ञान में आता न्यूज़पेपर के माध्यम से कि यहाँ पे जो जनरेटर है, शाम को बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं तो वो जनरेटर कई महीनों से चलाया नहीं जा रहा है। बीच में जब मैं खेलने आता था तो चलाते थे, और हम बच्चों से फीस भी लेते हैं, कोच भी यहाँ पे हैं जो कि टाइम पे नहीं आते हैं। तो लिहाजा मैं खुद ही इसको देखने आया था कि क्या दिक्कत है। तो ये वाकई यहाँ पे लापरवाही, यहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनकी लापरवाही यहाँ पे पाई गई है और उनके द्वारा इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी आपसे कहा गया कि जनरेटर यहाँ पे मामूली सी कोई कमी है, उसको ये ठीक करा दें। सेकेंडली, मैंने यहाँ पे ये भी ऑर्डर्स दिए हैं कि जितने भी कोचेज हैं उनकी भी आप अटेंडेंस बायोमेट्रिक लें, ताकि पता रहे कब आना है। खेल एक वैसे भी एक डिसिप्लिन की चीज है जिसमें और भी ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो लिहाजा कौन कब आ रहा है, बच्चे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी बच्चे खेल रहे थे, बिना कोच के खेल रहे थे, तो ये व्यवस्था उचित नहीं। तो इसमें संबंधित जो है उनका स्पष्टीकरण भी मैं प्राप्त करूंगा और उनको निर्देश भी दे दिए हैं वैसे कि भविष्य में इसको ठीक करें। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि यहाँ बीकेटीसी में ही विगत 2 वर्ष के कार्यकाल में छोटे मोटे जो अंतर्विरोधी हैं, उनके बावजूद विभागीय ढांचे में बड़े बदलावों के साथ वित्तीय पारदर्शिता की दिशा में गंभीर पहल की गई। और यहाँ बीकेटीसी में बदलावों की पहल के साथ ही मंदिरों के जीर्णोद्वार और यात्री सुविधाओं के दृष्टिगत वर्षों से लंबित पड़ी हुई योजनाओं पर भी तेजी से काम शुरू हुआ है। जनवरी 2022 में विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने से कुछ समय प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड चारधाम देश स्थानम और प्रबंधन बोर्ड को भंग कर वरिष्ठ भाजपा नेता अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में बीकेटीसी बोर्ड का गठन किया था। अजेंद्र ने अध्यक्षता संभालते ही बीकेटीसी की व्यवस्थाओं को डर्रे पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। वहीं यहां आप देखिए, वर्ष 1939 में अंग्रेजों के समय गठित बीकेटीसी में वर्ष 2022 से पूर्व कभी भी कर्मियों के जो स्थानांतरण है वो नहीं हुए थे। करीब 700 कर्मियों के ही यहां बीकेटीसी में वर्ष 2022 में पहली बार व्यापक स्तर पर स्थानांतरण किए गए हैं। कई कार्मिकों ने यहां आप देखिए किस तरह से काम किया। जो कार्मिक यहां काम कर रहे थे उन्हें स्थानांतरण रोकने के लिए दबाव की रणनीति भी अपनाई गई, किंतु यहां आप देखिए अध्यक्ष के कठोर रुख के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन वर्ष 1939 में हुआ था, आज़ादी से पूर्व हुआ था, अंग्रेज़ों के समय में हुआ था। और माना जाता है, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो तत्कालीन संयुक्त प्रांत था उसमें जो सरकारी पहला विभाग जो बना था वो मंदिर समिति ही गठित हुई थी। उसके पश्चात अन्य विभागों का गठन हुआ था। लेकिन वहाँ पर पिछले कुछ समय से लगातार जो व्यवस्थाएँ थी उनमें कुछ जो समय के अनुरूप जो आवश्यक संशोधन होने थे, सुधार होने थे, वो नहीं हो पाए। पिछले 2 वर्षों में हमने इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किया और खास करके जैसे जो बीकेटीसी का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसमें भी कई तरीके के सुधारात्मक कदम हमने उठाए हैं। और ख़ास करके बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो कर्मचारी हैं उनके लिए सेवा नियमावली का प्रावधान नहीं था, सेवा नियमावली का प्रावधान किया है। और जो धार्मिक संवर्ग के, क्योंकि हमारे ये संस्था है ये विशिष्ट प्रकृति की संस्था है, इसमें धार्मिक परंपराएं भी हैं, मान्यताएं भी हैं, तो उन सब चीज़ों के बीच में हमने संतुलन साधते हुए कर्मचारी सेवा नियमावली का गठन किया है। और कल जो कैबिनेट हुई है, कल की कैबिनेट में भी जो कर्मचारियों के लिए जो सेवा संविलियन की नियमावली है वो भी कैबिनेट से पारित हो चुकी है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के हमने संशोधन किए हैं। जो कर्मचारियों के पदोन्नति के प्रकरण थे उनको भी निपटाया है। और तमाम तरीके की जो यात्री सुविधाओं को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में गत वर्ष भी और इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में पहुँचे हैं, तो उस अनुरूप हमने वहाँ पर तमाम तरीके की व्यवस्थाओं में भी सुधारात्मक कदम उठाए हैं। और स्वाभाविक रूप से जब सुधारात्मक कदम उठते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को कष्ट भी होता है और उस रूप में वो अंतर विरोध भी सामने आए हैं। लेकिन उन सब के बावजूद हमने व्यापक जनहित को महत्व दिया है और व्यापक जनहित में निरंतर हम कार्य कर रहे हैं। और जो मंदिरों के जीर्णोद्धार के कार्य हैं, पुनर्निर्माण के कार्य हैं, मंदिरों के विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण के कार्य हैं, इन तमाम कार्यों को हम बड़ी तेज़ी के साथ में बद्रीनाथ धाम की मुख्य पड़ाव यहां पांडुकेश्वर में कुबेर भगवान की विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई है और पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। और मंदिर में महाविद्यालय पाठ आज से 15 जनवरी तक किया जाएगा। और इससे पहले यहां आप देखिए अलकनंदा नदी से पवित्र जल पूजा, गणेश पूजा भी यहां पर की गई है।
और हवन भी किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अलकनंदा नदी से जल लाया गया है, पूजा अर्चना की गई और इस दौरान महिला मंगल डर के द्वारा यहाँ विशेष भजन कीर्तन और झुमेला नृत्य भी किया गया। आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ पे ग्राम पांडुकेश्वर में हो रहा है, यहाँ पे शीतकाल में भगवान कुबेर जी और उद्धव जी की पूजा यहाँ पे की जाती है। और काफ़ी समय से हमारे गांव में भगवान कुबेर जी का एक भव्य और दिव्य मंदिर बनाया जा रहा था, जो कि इस वर्ष जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। और इसके लिए आज हमारे गांव वालों ने 3 दिन की इसमें एक पूजा रखी हुई है, जिसमें कि 3 दिन तक भगवान के जो मंदिर का शुद्धिकरण का कार्यक्रम चलेगा। पूजा हवन पाठ इत्यादि सभी इसमें होना है। और जैसे कि आज सुबह यहाँ पे समस्त गांव वालों ने, महिला मंगल जितने भी सभी लोगों ने सुबह यहाँ से भगवान के मंदिर से, योगध्यान मंदिर से कलश यात्रा निकाली। भगवत कृपा है, आज कुबेर के प्रांगण में हम भी खड़े हैं। पूरे गांव में एक ऐसा माहौल देवतामय हो रखा है, गांव वाले प्रसन्न। आज प्रभात में भगवती अलकनंदा से जल लाया गया और वो जल भगवान के समक्ष रखा गया योग बद्री जी के चरणों में। और तत्पश्चात कुबेर मंदिर, ये नवीन मंदिर, इसमें आज शुद्धिकरण हवन होगा। तत्पश्चात पूजाएं होंगी, सभी देवी देवताओं की पूजाएं होंगी। 3 दिन ये कार्यक्रम होगा और 15 तारीख यानी मकर संक्रांति के दिन कुबेर जी अपने निज मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ये पूजा प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और पूरे गांव में एक उत्साह भरा हुआ है, पूर्ण उत्साह है। इसी का लाभ हमें भी आज मिल रहा है पांडुकेश्वर में। विशाल जी को प्रणाम करके, कुबेर जी महाराज और हमारे इस देवताओं को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहूँगा आपसे कि इस वर्ष जो है हमारा पुराना मंदिर जो है वो जीर्ण हो गया था। तो हमने विगत 5 वर्षों से जो है मंदिर बनाया और इसका जीर्णोद्धार है। और इस बार जो है अभी मंदिर का जो है स्थापना होनी है, तो उसलिए प्रोग्राम हुआ है। मकर संक्रांति को जो है कुबेर जी अपने आसन पर विराजमान होंगे। उसी की खुशी की लहर में ये एक आयोजन किया गया है, एक उत्सव मनाया गया है। और मेरा तो सब लोगों से ये कहना है कि हमने जो भी ये मंदिर बनाया वो ऐसे देख के बनाया कि श्री कुबेर जी तो हमारे इष्ट, हमारे राजा हैं, लेकिन साउथ के लोग और अन्य भारतवर्ष के लोग भी इनको बहुत मानते हैं। तो हमने इसको रखते हुए जो है राजस्थान से पत्थर लाए हम और दक्षिण शैली में इस मंदिर को बनाया है। और भगवान बद्री विशाल जी के जो शिखर हैं उस शिखर को देख के बनाए हैं। भगवान बद्री विशाल की कृपा और कुबेर। भाजपा लोकसभा चुनाव साधने में नमो ऐप की मदद से यहां प्रदेश में विशेष अभियान चलाने की तैयारी में है और पार्टी लोगों को नमो ऐप से जोड़कर विकसित भारत अभियान में भारत एम्बेसडर बनाएगी और सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों को 100 दिनों तक लगातार ऐप के माध्यम से यहां विकसित भारत की जानकारी देनी होगी और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना होगा। और इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने और उन्हें एम्बेसडर बनाने का भी काम यहां पर दिया गया है और इस लक्ष्य को पूरा करना होगा, इस तरह से बात भी कही गई। वहीं महेंद्र भट्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं और उसका लाभ यहां समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इस पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए वह तत्पर है। ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर जो हम बना रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि 140 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए विकसित भारत के भाव को लेकर। सरकार की योजनाओं के आधार पर आज जिस स्थिति में भारत का जो पक्ष है, जो देश आज हमारा जिस स्थान पर पहुंचा है, उसके ये कार्यक्रम है। और क्या हो सकते हैं, उसके लिए सबसे
सुझाव मांगे जा रहे हैं और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड के अंदर में 2 लाख से अधिक हमने ये अम्बेसडर बना दिए हैं। आगामी दिनों में मैं आप सब चैनलों के माध्यम से भी उत्तराखंड के जनमानस से आग्रह करूंगा कि नमो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप भी अपने सुझाव इसमें दें। विकसित भारत अभियान, विकसित भारत की सफलता के लिए हर नागरिक के सुझावों की आवश्यकता है। शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए परिवहन विभाग ने घंटाघर और परेड मैदान के आसपास 2 किलोमीटर क्षेत्र में बिना जीपीएस वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों का संचालन जो है वो प्रतिबंध कर दिया है, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके लिए परिवहन विभाग द्वारा 1 महीने का समय दिया गया है। और संभागीय जो परिवहन है प्राधिकरण ने ये निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में अब सिर्फ यही वाहन चला संचालित होंगे। आरटीए की बैठक में जैसा मैंने अभी ब्रीफ किया है, मेनली हमारा ये जो उद्देश्य है, एक जो हमारे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है उसमें निर्णायक वो किया गया है, निर्णय लिया गया है कि ना सिर्फ जो ई रिक्शा हैं उनको एसएसपी महोदय के माध्यम से बिल्कुल नियंत्रित किया जाएगा। जो हरिद्वार में और देहरादून के अंदर जो एरिया उनको प्रतिबंधित हैं, किसी भी दशा में उनको 8 बजे से 8 बजे तक संचालित नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा, ऐसे विक्रम वाहन जो अन्य क्षेत्र के हैं जो अंदर चलते हैं उनको रंगों का संयोजन किया गया है ताकि अपने रंगों के हिसाब से वो अपने सेंटर के आसपास ही चलें, मेन शहर के अंदर चलकर जाम की स्थिति पैदा ना करें। और तीसरा, एक ये ट्रैफिक फ्री जोन डिक्लेयर किया गया है जिसके अंतर्गत कोई भी वाहन पब्लिक सर्विस व्हीकल आएगा वो जीपीएस से युक्त होना चाहिए ताकि उसकी मॉनिटरिंग DICCC के अंतर्गत की जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो अपने परमिट की शर्तों के अनुसार चले, ट्रैफिक के नियमों के अनुसार चले और कहीं क्लस्टर बनाकर खड़े ना हो जिससे कि ट्रैफिक की जाम या कॉन्जेशन की स्थिति उत्पन्न हो। रुड़की नगर निगम ने सिविल लाइन पुलिस के साथ मिलकर सिविल लाइन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है और जेसीबी द्वारा खंभों पर लगाए गए सब बोर्ड्स हटाने की बात करती है। और इसी दौरान नगर निगम का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। नगर में यहां मौजूद जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने कमरे में बैठकर ही ये सारा काम किया है। और आप देखिए कि यह कर्मचारियों ने भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ऊर्जा निगम बकाया बिल वसूली के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बताते चले कि यह दिसंबर महीने में 100 करोड़ से भी ज्यादा का बकाया ऊर्जा निगम ने वसूल कर लिया है, लेकिन 150 उपभोक्ताओं ने करीब 250 करोड़ की बात कही थी। करीब 2.5 करोड़ के ही बाउंस चेक यहां थमा दिए गए। वहीं ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर कनेक्शन काटने का निर्देश दे दिया है। अधीक्षण अभियंता अमित कुमार का कहना है कि जब उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने जाते हैं तो वे अपने बचाव में उस समय चेक थमा देते हैं, लेकिन अब चेक बाउंस हो गए हैं। फिलहाल जिन उपभोक्ताओं के चेक बाउंस हुए हैं उनसे 6 महीने तक चेक के माध्यम से कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता ऑनलाइन के माध्यम से अपने बिल जमा कर सकते हैं ताकि उपभोक्ताओं के साथ साथ विभाग को भी कोई परेशानी ना हो। वहीं ऊर्जा निगम का जनवरी महीने का 187 करोड़ का जो वसूली है उसका लक्ष्य यहां पर रखा गया है। उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं और जब पेमेंट होगा उनका और 6 महीने के लिए फैसिलिटी खत्म कर दी गई है। जब वो पेमेंट करेंगे तो उसके बाद ही उनके कनेक्शन जुड़ेंगे। तो आगे से ये कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह लिया जाए, ऐसे उपभोक्ताओं से आगे से चेक ना लिए जाए। क्योंकि होता क्या है, जब डिस्कनेक्शन की टीम जाती है लोग चेक पकड़ा देते हैं जबकि उनके अकाउंट में पैसा नहीं होता। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इनको मैं SDO वगैरह को निर्देशित किया है, अगर कंडीशन किसी की आदमी ठीक नहीं तो उससे चेक ना लिया जाए, कैश ही जमा करवाया जाए, जिससे कि हमें बाद में की असुविधा वो जो हो रही है वो कराएं। तो उस टाइम पे कंज्यूमर बचने के लिए चेक दे देता है और बाद में चेक बाउंस हो जाता है। कितने करोड़ के अभी आपके चेक बाउंस? 2 करोड़ के करीब है, पिछले महीने हुए हैं। तो ये है इस तरह का, इससे कि मेहनत हमारी डबल भी हो जाती है। हम कनेक्शन काटे जाते हैं, वो चेक दे देता है, फिर बाद में काटना पड़ता है। तो उपभोक्ताओं को समझना चाहिए जितना हो तो सही से ऑनलाइन पेमेंट करें या फिर कैश पेमेंट करें। और ऑनलाइन की फैसिलिटी हम सारी कंज्यूमर को दे रखी है और करीब करीब हमारा 60% रेवेन्यू ऑनलाइन के माध्यम से आ रहा है। तो ये है कि कोशिश यही है उपभोक्ता भी अपना ऑनलाइन पेमेंट करें जिससे सारा समस्या दूर हो, चेक बाउंस होगा।
पर्यटन नगरी में दिसंबर के महीने से ही यहां बारिश और बर्फबारी का दौर हो जाता है शुरू और पिछले 2 सालों से मसूरी में ना तो बर्फबारी हुई है और ना ही अच्छी बारिश हुई है, जिससे मसूरी घूमने आए हुए पर्यटकों में भी खासी मायूसी देखने को मिल रही है, क्योंकि पर्यटक बर्फबारी के साथ साथ यहां आप देखिए किस तरह से लुत्फ उठाते हैं मौसम का। लेकिन अब अगर बारिश नहीं हुई है तो कई तरह की परेशानियां पर्यटकों को भी हुई हैं। खिली हुई तेज चटक धूप देखकर उन्हें मायूसी हाथ लगी है और इस वर्ष भी बारिश ना होने के कारण सूखी ठंड पड़ रही है और लोग बीमार हो रहे हैं। तो ऐसे में बारिश का होना जरूरी है, लेकिन अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहा है और इसका साधा जो जीवन है वो लोग जीने को मजबूर हैं और सीधा प्रभाव यहाँ काश्तकारों पर भी पड़ रहा है। गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद होने की कगार पर है, साथ ही फलों की खेती पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और अगर आने वाले दिनों में यहाँ कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है तो किसानों को काफी तरीके से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी आज 12 जनवरी हो गई है और अभी तक मौसम बर्फबारी क्या बारिश तक का कहीं दूर तक नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं नुकसान तो है। देखो जिस हिसाब से मौसम खुश्क है और बीमारियां इतनी चल रही हैं, सर्दी खांसी, मतलब लोगों को बहुत सारी मतलब इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण पे भी असर पड़ रहा है। और अभी तक लगातार मेरे ख्याल से जहाँ तक होता है 12 जनवरी तक तो मेरे ख्याल से 3 बार तो अभी तक बर्फ पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसका कारण ये है कि इतना यहाँ पे पोल्यूशन हो गया, इतनी बिल्डिंग्स बन गई हैं, मतलब कहते हैं स्कूटीज इतनी हो गई हैं, गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं, पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है कि अब हमारी प्रकृति भी बेचारी परेशान हो गई है इन चीज़ों को देख देख के। तो इस समय तक हम इतने स्वेटर डाल के घूमते थे, बर्फ इतनी होती थी, बारिश होती थी, एंजॉय करते थे और जो भी टूरिस्ट आते इतना एंजॉय करते थे और हमारी उस सारे यहाँ के शॉपकीपर सब इतने खुश होते थे, उनकी इतनी अच्छी इनकम होती थी। सारे बेचारे मायूस होकर बैठे क्योंकि पर्यटक नहीं आ रहे तो वहाँ से कहाँ से उन बेचारों के काम चलेगा। तो यही परेशानी है कि मतलब कहते हैं थोड़ा सा केयर करें हमारी सिटी को। ये बिल्डिंगें बनती हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल जो जगह जगह पड़ा था धूल मिट्टी होती है तो पर्यटक परेशान हो रहे हैं। धूप चटक चटक के चल रही है, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बर्फ नहीं। हम लोकल भी परेशान है कि हमें कुछ बर्फ देखने को मिले, सर्दी देखने को मिले, कुछ भी नहीं है। हमारा अगर खेती पे निर्भर है, अगर खेती में ना हुआ तो हम बहुत परेशानी है। अब जितना लेट होगी फसल उसमें जो है आगे लिए बारिश ना हो तो हमारी खेती जो है, हमारी जो फसल है सूख जाती है। लेट बारिश होने से मार्च के बाद फिर हमारी फसल जो सूख जाती है, इसलिए हमें अक्टूबर की बारिश से जो हमें फायदा है। नहीं तो अक्टूबर के बाद जो है दिसंबर की बारिश में हम जो है मटर की फसल तुरंत बोले थे। तो आप एक बुजुर्ग हैं, अब तक पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो अब तक तो बारिश हो जाती होगी ना? हाँ, एक बारिश में मतलब हम खेती बाड़ी को तैयार कर लेते थे, बता फिर ऐसा ही जैसे मौसम बरसे तो वैसे हम बीज डालना शुरू कर देते। तो आपकी क्या स्थिति है खेतों की? अगर अब क्या, जब तक बारिश है तब तक हम खड़े हैं, बस बाने के लिए भी खड़े हैं, बोने के लिए भी खड़े हैं। अब रात को भी चौकीदारी कैसे करें? हमारे यहाँ जंगली जानवर है, रात को जो बना हुआ है यहाँ पर जंगली छोड़ दो यहाँ पर बना हुआ है, इसीलिए जो हमें अब टांड मारनी पड़ती है। जो मटर का बीज जो ऊपर आ जाएगा तो हमें जो है टांड मारने की जो है कृपा करनी करती है हमें। अभी तो कोई मकसद ही नहीं बाढ़ने का। जब तो आप तो खेत बिल्कुल वैसे हो रखे हैं जैसे पत्थर हो रखे हैं, अभी तो कोई मकसद ही नहीं है। जब तक 1 फीट बारिश ना हुई तब तक खेत बह नहीं जाते हैं। ओला बर्फ हमें चाहिए जिससे कि हमारा ये जमीन का अंदर का कीड़ा जो है मर जाए। अगर खाली बारिश होती उससे कीड़ा कम मरता है और बर्फ से जो है हमारा जो है खेती में जो है जैसी यूरिया पड़ती है खेतों में, वही यूरिया का काम करती है बर्फ। कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ हजारों की तादाद में बाढ़ न हो। तो इनसे जो इनसे गैस निकलती है वो इतनी खतरनाक है कि वो क्लाइमेटली उसको भ्रष्ट कर देती है। तो आप देख रहे हैं कि जितनी तेजी से ये जो कोहरा आ रहा है, ये कोहरा जो है नेचर का नहीं है, ये कोहरा मैन मेड है, आदमी का बना हुआ कोहरा है। ये सब गाड़ियों का, वाहनों का है। तो ये धुआं जो गर्मियों में जाड़ों में दिक्कत ये होती है कि चीजें जो धीरे से ऊपर उठती है। तो ये कोहरा जो है रात के टाइम जो है पूरी जो वायुमंडल में फैल जाता है और उसकी वजह से ये जो आ रहा है। मसूरी इसलिए सुरक्षित है कि कोहरे में जो है वो ताप नहीं है कि ऊपर को चढ़े।
ये जाड़ों में ऊपर की तरफ कम जाता है, नीचे की तरफ डाउनफॉल में रहता है। राज्य के अस्पतालों में मरीजों के पर्चे पर ब्रांडेड कंपनियों की यहां महंगी दवाइयां लिखने पर सरकार सख्त है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी कई बार ये कह चुके हैं। और कोई भी सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बाहर की दवाइयां नहीं लिखेगा, मगर अस्पतालों में इसके उलट मामले देखने को मिल रहे हैं, जहां अस्पताल के डॉक्टर मरीज को बाहर की दवाइयां लिखते हैं। बाहर की दवाइयां लिखने के कारण मरीजों को खासी परेशानियां हो रही हैं। कम कीमत पर आप अपना इलाज करवाने के लिए मरीजों को अक्सर अस्पताल परिसर के बाहर, यहाँ आप देखिए, केमिस्ट से दवाई लेने के लिए पर्चा थमा देते हैं, लेकिन जिसके चलते मरीजों को मजबूरन महंगे रेट पर दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। अब मरीजों के पर्चे पर भी बाहर की दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। सचिव स्वास्थ्य का ये कहना है कि स्पष्ट तौर पर सभी सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है कि पर्ची में जेनरिक दवाइयां ही लिखी जाएंगी और अगर निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।